Okay, dear student, I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1, Abbottabad, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसको कैसे डिस्कवर किया गया था, किसने किया, इसका एक कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी करते हैं और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, 1896 में हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट था। उसने लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट की वेरियस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहा और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेता, लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट याद रख लें, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेता और उनको फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रैप्ड कर लेता, यानी कवर्ड कर लेता, और फिर उनको रिमूव करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स या इमेजेस ऑब्जर्व होते देख रहा था। तो उसने ये देखा कि वेरियस सब्सटेंस ऐसे हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर किसी किस्म की कोई इमेज नहीं बना रहे, कोई स्पॉट्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इंटेंशनली उसने यूरानियम और पोटाशियम यूरेनिल सल्फेट के कंपाउंड लिए। ये डबल साल्ट है यूरानियम और पोटाशियम यूरेनिल सल्फेट का, जिसका सिंबल है UO2, और इसको रैप्ड किया फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर। और फ्यू डेज के बाद उसने ये देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आया हुआ है। सेकेंड अटेम्प्ट में उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक ब्लैक पेपर रखा और उस ब्लैक पेपर के अंदर इन्हीं दोनों साल्ट को दोबारा से रखा, और आफ्टर फ्यू डेज अगेन ही फाउंड सेम स्पॉट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ये बैकरल का अपना इमेज है, इंटरनेट पे मौजूद है, जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये ब्लैकिश किस्म का इमेज और साथ इन राइटिंग वर्ड्स, ये उसी वक्त की है, 1896 की। तो उसके जहन में ये ख्याल आया, क्योंकि 4 मंथ अर्लियर एक्सरे की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसने ये कहा कि जब एक्सरेज इमिट होती हैं किसी भी बॉडी से, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक इमेजेस बनाती हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया क्लियर सनी डे में। तो उसका ये ख्याल था कि सनलाइट आके इस यूरानियम साल्ट के ऊपर पड़ती है और उसमें से एक्सरेज जो हैं वो इमिट हो रही हैं और वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स बना रही हैं। क्योंकि पेरिस के अंदर ज़्यादातर जो है वो क्लाउडी डेज रहते हैं, क्लियर सनी डे नहीं होता है। तो उसने वेट किया क्लाउडी डेज का, जब सनलाइट नहीं थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। तो क्लाउडी डे के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उसने फोटोग्राफिक प्लेट ली, उसको ब्लैक पेपर से कवर्ड किया और उसके इनसाइड जो है यूरानियम और पोटाशियम यूरेनिल सल्फेट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक मिनरल है। इस मिनरल के अंदर यूरानियम एनरिच अमाउंट में पाई जाती है। तो इसको कवर्ड करके रखा और डल डे में, यानी जब सनलाइट नहीं थी, उसने जब फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व किया तो सेम स्पॉट ही ऑब्जर्व दैट सेम स्पॉट इज फाउंड टू बी ऑब्जर्व एज इन केस ऑफ सनलाइट। कि जिस तरह सनलाइट में फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर यूरानियम और पोटाशियम यूरेनिल सल्फेट ने जो स्पॉट बनाया था, सिमिलर स्पॉट उसने जब क्लाउडी डे था, सनलाइट की इंटेंसिटी कम थी, उसने ये फाउंड किया कि इस तरह का स्पॉट्स नज़र आ रहा है। तो यहाँ उसने कहा कि ये तो एक्सरे वगैरह इमिट नहीं हो रही हैं, एक्सरे की इमिशन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि यूरानियम की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कि ये स्पॉन्टेनियसली कुछ खास किस्म की रेडिएशन इमिट करती हैं और वो इमिटेड रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पॉट्स बना रही हैं। तो ये याद रख लें, उसकी इंटेंशन क्या थी, लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। और हम जानते हैं कि लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट जो है ये 2 तरह की प्रॉपर्टी पोजेस करती हैं, फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हैं, इनको समझें और फिर हम वापस बैकरल की तरफ जाते हैं। फ्लोरिसेंस ये है कि अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर अल्ट्रावायलेट फोटॉन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल की जाए, वो सब्सटेंस, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे विल इमिट लाइट इन विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि वो सब्सटेंस विजिबल रेंज में लाइट जो है इमिट करेंगे। तो एज ए रिजल्ट कलर पैटर्न ऑब्जर्व होगा, यानी वो रेड कलर की लाइट इमिट कर सकते हैं, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, विजिबल स्पेक्ट्रम उनसे इमिट होते आपको दिखाई देगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लोरिसेंस। ये जैसे कि मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं कि
जेलीफिश जो है ये ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। जेमस्टोन, जिप्सम एक स्टोन है जिप्सम का, इस स्टोन की भी ये प्रॉपर्टी है कि जब इस पे अल्ट्रावायलेट फोटॉन पड़ते हैं और ये ग्लो करता है। करेंसी नोट के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेंसी नोट में एक स्मॉल मैग्नेटिक स्ट्रिप है, अगर उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल की जाए वो भी ग्लो करता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को फ्लोरेसेंस कहती हैं। अब फास्फोरेसेंस क्या है? फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फास्फोरेसेंस में अगर एक सब्सटेंस है उसको लाइट सोर्स के करीब रखती हैं, लाइट सोर्स किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के करीब रखा जाए तो उस लाइट सोर्स को रिमूव कर लें तो वो जो सब्सटेंस है वो लाइट इमिट करना शुरू कर देगा दोबारा से विजिबल रेंज में। लेकिन इस सब्सटेंस की जो लाइट इमिट हो रही है ये प्रोलॉन्ग रहेगी, ये मिनट्स और हावर्स तक मेंटेन रहेगी। जबकि फ्लोरेसेंस जो है अगर लाइटनिंग सोर्स, वही जो अल्ट्रावायलेट सोर्स था उसको रिमूव करें तो वो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना एस्केप आउट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। लेकिन फास्फोरेसेंस में ये है कि अगर लाइट सोर्स रिमूव कर लिया जाए सब्सटेंस से तो सब्सटेंस फिर भी ग्लो करता है। जिस तरह रेडियम वॉचेस के डायल जो है ना ये ग्लो कर रही होती है, ये फिगर्स आप देख रहे हैं, ग्लो ऑफ क्लॉक डायल। इसी तरह ये नाइट टाइम में आप देखती हैं कि मुख्तलिफ जो होते हैं शॉपिंग प्लाजे वगैरह होती हैं या फूड आइटम्स के लिए जो मुख्तलिफ जगह रेस्टोरेंट वगैरह बने होती हैं, इनके साइन बोर्ड्स जो होती हैं तो जब लाइट हेडलाइट गाड़ी की पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं। तो साइन बोर्ड वेरियस जो है ये दे एल्यूमिनेट इन नाइट टाइम। इसी तरह रेडियम वॉचेस ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये होता है फास्फोरेसेंस। तो हेनरी बैकरेल की इंटेंशन ये थी कि सब्सटेंस, लुमिनेसेंट सब्सटेंस की फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी और फास्फोरेसेंस को ऑब्जर्व करना, लेकिन उसने इनइंटेंशनली ये देखा कि यूरानियम और पोटाशियम यूरेनियल सल्फेट के जो सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल थे जो कि मिनरल्स थी, जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रैप्ड किया गया, खास सनलाइट थी या इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट यानी क्लियर डे में या क्लाउडी डे में स्पॉट्स जो है एक ही तरह का उसने ऑब्जर्व किया। वो स्पॉट ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ना तो फास्फोरेसेंस ऑब्जर्व हुई है ना फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हुई है, बल्कि यूरानियम ने एक पार्टिकुलर किस्म की रेडिएशन इमिट की हैं। उन इमिटेड रेडिएशन का नेचर और ऑरिजिन अभी नोन नहीं था, लेकिन उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को जाके फॉक कर दिया है, या आपने कह सकते हैं कि एक ख़ास किस्म का स्पॉट फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व हुआ है। तो उस टाइम में 1896 में इनको बैकरेल रेडिएशन के नाम से पहचाना गया। उन दिनों में मैडम मैरी क्यूरी, ये रदरफोर्ड की एक रिसर्च स्टूडेंट थी, वो उस वक्त रिसर्च कर रही थी। जब रदरफोर्ड को इल्म हुआ कि हेनरी बैकरेल ने बैकरेल रेडिएशन डिस्कवर कर ली हैं तो उसने अपनी रिसर्च स्टूडेंट को ये टास्क दिया कि आप भी इस किस्म के एलिमेंट, इस किस्म के सब्सटेंस को परसू करो, माइट भी यूरानियम के अलावा अदर एलिमेंट भी ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हों। तो मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड पेयर क्यूरी के साथ मिलके इन एलिमेंट को परसू करना स्टार्ट कर दिया और 1898 में, याद रखने, two years later on after the discovery of Henry Becquerel, Marie Curie and Pierre Curie discovered another element which exhibit the same properties as does by uranium। और वो दो एलिमेंट कौन से थे? पोलोनियम एंड रेडियम। एक तीसरा भी आता है थोरियम, लेकिन इन्होंने जो डिस्कवर किए पोलोनियम और रेडियम, यानी पोलोनियम और रेडियम की भी ये प्रॉपर्टी थी कि ये भी कोई नेचुरली रेडिएशन इमिट कर रहे थे जस्ट लाइक यूरानियम, और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पे उसी तरह का स्पॉट बना रहे थे जो यूरानियम ने बनाया था। तो इस तरह टोटल 3 किस्म के सब्सटेंस हमारे सामने आ गए जो पार्टिकुलर किस्म की रेडिएशन इमिट करती हैं। अभी तक हमें नेचर इल्म नहीं है कि इन रेडिएशन की नेचर क्या है, ये किस किस्म की हैं, चार्ज नेचर है, अनचार्ज नेचर है, मास क्या है, डिफ्लेक्शन होती है नहीं होती हैं। तो बहरहाल अब हम यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस था क्या। तो प्रोसेस ये था कि द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पॉन्टेनियसली नेचुरली हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो, डिके हो into lighter nuclei with the emission of large amount of energy is called
नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। याद रख लें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई कानून ज़ाब्ता कोई रेगुलर प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है। हम इस जो एमिशन का प्रोसेस है, रेडिएशन का एमिट होना न्यूक्लियाई से, हम इसको किसी फिजिकल और केमिकल चेंज से ना इंक्रीज़ कर सकते हैं ना डिक्रीज़ कर सकते हैं। यानी आप किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियाई के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दें तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा कतन नहीं होगा। और ना ही हम केमिकल चेंज से कोई केमिकल प्रोसेस करके इस रेट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ना ही हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा के इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करवा सकते हैं। तो इट इज़ अ प्योरली इंट्रिंसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी कि हैवियर न्यूक्लियाई जो है जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो ये रैंडमली और स्पॉन्टेनियसली होता है और एज ए रिज़ल्ट आपको आउटपुट में रेडिएशन मिलती है। तो हम कह सकते हैं द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ हैवियर एलिमेंट whose charge number is greater than 82 is called natural radioactivity, and the element which exhibit this property is called radioactive element or radioactive substance. The best known radioactive element uranium, polonium, थोरियम, अमेरिकियम, एक्टिनियम, रेडियम एसेट्रा एसेट्रा, ये बहुत सारे हैं। ये सामने स्क्रीन पे आपके साथ टेबुलर फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज़ है जहाँ पर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिखाई गए हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो अब तक की बात थी कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड कैसे हुई। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड हो गई। अब 1896 में बैकरल ने फर्स्ट टाइम यूरानियम को इंडिकेट किया। 1898 में मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर कर लिया। 1899 में रदरफोर्ड ने नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन को एग्जामिन करना चाहा कि इन रेडिएशन की नेचर क्या है। तो उसने, आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सामने देखें, ये हमारे पास एक लेड ब्लॉक है। इस लेड के अंदर जो है एक फाइन होल ड्रिल किया गया है। इस ड्रिलिंग होल के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम को आप प्लेस कर दें, यूरानियम को प्लेस कर दें या पोलोनियम को प्लेस कर दें, उस वक्त जो डिस्कवर्ड हुआ था। और ये सामने सर्टन डिस्टेंस के ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट है। अब रेडिएशन यहाँ से एमिट होंगी, न्यूक्लियर रेडिएशन, जिन्हें हम बाद में अभी नाम देने जा रहे हैं। आप नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड in their path or you will exert a magnetic field. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, एक तरफ पॉजिटिव मेटल प्लेट है और दूसरी तरफ नेगेटिव मेटल प्लेट है। तो ये देखा गया कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर 3 स्पॉट्स थे, एक सेंट्रल स्पॉट्स था और एक उसके राइटवर्ड और एक उसके लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड वाला जो था वो सेंट्रल स्पॉट से थोड़े लार्ज डिस्टेंस पे था और लेफ्टवर्ड वाला जो है वो सेंट्रल स्पॉट से थोड़े लेस डिस्टेंस पे है। तो रदरफोर्ड ये कहता है कि द रेडिएशन विच इज एमिटेड आउट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस्ड इन द लेड ब्लॉक deflected towards positive plate of the electric field or anode side of the electric field carry negative charge, and later on he was given the name beta rays. Beta rays are, you can say, fast moving electron, and the radiation which are emitted out from the radioactive source from the lead block deflected towards cathode side of the electric field carry positive charge, and it was given the name alpha rays. तो बीटा रेज जो है ये लाइटर रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और अल्फा रेज जो कि मैसिव रेडिएशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट या कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी, क्योंकि बोथ रेडिएशन कैरी चार्ज नेचर, और हम जानते हैं कि मैंने चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, a magnetic force act on it and deflect the charge particle to move in a circular path if this charge particle act normal to the direction of magnetic field, external magnetic field. तो बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में भी कर्वेचर नज़र आ रहा है, क्योंकि बीटा पार्टिकल लाइट है तो उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, और अल्फा पार्टिकल मैसिव है, इसकी डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड में कम होगी। इसलिए सेंट्रल स्पॉट से इसका जो स्पॉट्स था ये कम डिस्टेंस पे पाया गया, और मैग्नेटिक फील्ड और जो बीटा पार्टिकल है इसका सेंट्रल स्पॉट से डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे पाया गया। तो ये
याद रख लें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो रदरफोर्ड ने 1909 में इनकी नेचर बता दी कि इमिटेड रेडिएशन में से एक अल्फा रेज है और एक बीटा रेज है। अब अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज के बारे में कहा गया कि ये फास्ट मूविंग डबली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, यानी हीलियम एटम के न्यूक्लियस से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर लिया आप लोगों ने, डबल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया और उसका मास क्या होगा? टोटल मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 4 होगा। तो दीज डबली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई इज कॉल्ड अल्फा रेज, इनको अल्फा रेज कहा गया। और जो बीटा रेज थी इनका जो मास है इलेक्ट्रॉनिक मास के इक्वल था और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। बीटा पॉजिटिव रेज भी है जो लेटर ऑन में बताऊंगा। तो इनका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल था और मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल था। तो इन बीटा नेगेटिव रेज को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के नाम से मंसूब किया गया। तो यहां पर आफ्टर 7 to 8 years later on, even 9 to 10 years, 1909 में विलर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो थर्ड काइंड ऑफ रेडिएशंस हैं which were undeflected in the presence of electric and magnetic field indicates that they carry no charge and their rest mass is zero. This third kind of radiation were given the name gamma ray photon. They are electromagnetic radiation whose wavelength 10 power minus 11 up to minus 14 meter indicates that they carry high energy. They are highly energetic radiation as compared to alpha and beta ray. तो स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट नोट करें, बैकरल सिर्फ बता रहा है कि ख़ास किस्म के सब्सटेंस है जो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट कर रही हैं और उसने सिर्फ यूरानियम का नाम दिया। मेयर क्यूरी और प्योर क्यूरी ने इस सीरीज़ में पोलोनियम और रेडियम की शक्ल में एलिमेंट का इजाफा कर दिया। रदरफोर्ड इमिटेड रेडिएशन की नेचर बता रहा है और वो इमिटेड रेडिएशन में सिर्फ 2 की नेचर बता रहा है, अल्फा रेज और बीटा रेज, जो कि चार्ज नेचर रखती थी और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन दे रही हैं। विलर्ड 1909 में बता रहा है कि थर्ड काइंड ऑफ रेडिएशन जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से इमिट हुई है ये गैमा रे फोटॉन है। इनका रेस्ट मास 0 है और इनका नेट चार्ज भी 0 है, किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं देती है। तो इस तरह कोलेक्टिवली अब हमें 3 किस्म की रेडिएशन न्यूक्लियस से एमिट होते नज़र आ रही हैं, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज, बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज एंड गैमा रेज न्यूट्रल रेडिएशन। तो याद रख लें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि ये जो सोर्स है रेडियोएक्टिव सोर्स, हर सोर्स की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि आइदर दे आर अल्फा एमिटर, बीटा एमिटर और गैमा एमिटर। तीनों किस्म की रेडिएशन कोई भी सिंगल सोर्स एट अ सेम टाइम एमिट नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सोर्स एक ही रखा हुआ है और रिजल्ट 3 जो मिल रहे हैं, तो रेडियोएक्टिविटी के मतलब कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट की ट्रांसमुटेशन होती है, ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट। यानी आपके पास जो रेडियम सोर्स होगा, जब रेडियम लेट्स सपोज अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो जो न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस, ये तो सैंपल है, सैंपल के अंदर मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई होंगे, तो सिंगल न्यूक्लियाई रेडियम का जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब रेडियम सैंपल से ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होकर बाहर आ गया। तो जिस न्यूक्लियस से ये एमिट होकर बाहर आएगा तो उस न्यूक्लियस में चार्ज और मास नंबर कम हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होगा वो रेडियम का नहीं होगा, वो ट्रांसम्यूटेट होकर एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा, वो मे बी रेडॉन बन जाएगा। अब उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो माइट भी बीटा रेज एमिट करे। अब वो न्यूक्लियस जब बीटा रेज एमिट करेगा तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस रहेगा वो अब रेडॉन नहीं होगा, वो उसकी स्पीशीज चेंज हो जाएगी। तो वो जब चेंज होगा तो वो माइट भी गैमा एमिट कर दे। तो इस तरह आप सैंपल एक ही रखते हैं लेकिन आपको 3 डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इससे कतन ये मुराद नहीं है कि ये तीनों रिजल्ट एक ही सैंपल या एक ही न्यूक्लियाई से आ रहे हैं। तो रेडियोएक्टिविटी बेसिकली क्या है, ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट। तो आपको 3 डिफरेंट किस्म के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फ्यू सैंपल आर अल्फा एमिटर, फ्यू आर बीटा एमिटर एंड वेरी फ्यू आर गैमा एमिटर। एक चीज़ अब तक 3000 नोन जो है वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 257 के न्यूक्लियाई स्टेबल हैं, बाकी तमाम के तमाम अनस्टेबल हैं। और रेडिएशन जो एमिट करती हैं मुख्तलिफ सब्सटेंस, मुख्तलिफ
एटम्स के न्यूक्लियाई जो रेडिएशन एमिट करती हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था रैंडमली, तो इनका एक एजिंग प्रोसेस है। फ्यू माइक्रोसेकंड से लेके 10 पावर 9 टू 10 पावर 10 ईयर्स तक जो है ना, ये रेडिएशन इनकी लाइफ टाइम है। वो आगे चल के हम हाफ लाइफ के कंसेप्ट में इसको यूटिलाइज करेंगे। तो एनीहाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब हम आते हैं कि ये जो तीनों किस्म की रेडिएशंस है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, फ्रीक्वेंटली इनकी प्रॉपर्टीज़ ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुकी हो, तो थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अल्फ़ा रेज क्या है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका जो टोटल चार्ज है ये 2 टाइम एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है, और इसका मास जो है 6.4 10 पावर -27 kg है, या 4.00287 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में है। तो अल्फ़ा रेज की एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। एक तो आपने देख ली कि अल्फ़ा पार्टिकल चार्ज नेचर की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। जिस तरह फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी है, अल्फा रेज की अंदर भी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होंगे, फ्लोरेसेंट मटेरियल कुछ खास किस्म के मटेरियल होते हैं, याद रख लें, जैसे जिंक सल्फेट, कैल्शियम टंगस्टेट या बेरियम प्लाटिनो साइनाइड। जब अल्फा पार्टिकल को इन मटेरियल के ऊपर फॉल किया जाए तो अल्फा पार्टिकल इन मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में नॉक ऑफ कर देता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब दोबारा डी एक्साइट होकर वापस आते हैं तो ये मटेरियल विजिबल पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं, यानी ये ग्लो करती हैं। इसको कहा जाता है सिंटिलेशन, यानी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का विजिबल पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिट करना, या विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आउटपुट के तौर पे देना, इसे सिंटिलेशन कहा जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर जो अल्फा पार्टिकल सिंटिलेशन दे रहा है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है, ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन की तरफ आती हैं। जब अल्फा पार्टिकल को लेट्स सपोज एक मीडियम में से पास किया जाता है, गैस मीडियम में से, और हम गैस मीडियम में एयर लेते हैं, ड्राई एयर, तो अल्फा पार्टिकल के पास क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू लिव इन द स्टेबल स्टेट, और न्यूट्रल कैरेक्टर याद रख ले, ये स्टेबल कैरेक्टर होता है। तो जब ड्राई एयर में से अल्फा पार्टिकल पास करेगा तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हैं, ये एयर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉनों को कूलम अट्रैक्टिव फोर्स के तहत अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाय एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी लॉस होती जाएगी एज ए रिजल्ट। तो याद रख लें स्टूडेंट, जब ये ड्राई एयर में से मूव करता है, कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेज, और दूसरा डायरेक्ट कोलिजन भी हो सकता है। अल्फा पार्टिकल का एयर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट कोलिजन हो जाए, उसको नॉक ऑफ कर दे, फिर भी आयोनाइजेशन हो सकती है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता है, और क्वेश्चन ये है कि जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर लेता, किस डिस्टेंस तक ये आयोनाइज करता रहेगा। तो वो जो डिस्टेंस होगा इसका एयर के अंदर, ड्राई एयर के अंदर, वो इसकी रेंज कहलाएगी। तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि जब न्यूक्लियस से एमिट होता है तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो लो काइनेटिक एनर्जी वाला, कोई इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी वाला, और कोई वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी वाला। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज है। डिफरेंट न्यूक्लियाई से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करती है। यानी लो काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है और हाई काइनेटिक एनर्जी वाला भी। तो इस तरह इसकी आयोनाइजेशन भी डिफरेंट चेंज होती है, और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है मीडियम टू मीडियम वो भी चेंज हो रही है। तो ड्राई एयर में इसकी जो एवरेज रेंज है वो 7 सेंटीमीटर है। जस्ट 7 सेंटीमीटर कितनी होगी, इस मार्कर की लेंथ से भी कम। यानी जो 4 से लेके, इधर मैंने लिखा है कि 4 से लेके 10 सेंटीमीटर तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एवरेज रेंज आ जाती है 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक ये एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा, और याद रख लें इस 7 सेंटीमीटर के अंदर 2 × 10⁵ आयन, 200,000 आयन बन जाएंगे। इतने मैसिव किस्म की आयोनाइजेशन है बिकॉज ऑफ डबल पॉजिटिव चार्ज, कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस और डायरेक्ट कोलिजन की वजह से ये मीडियम को आयोनाइज कर रहा है। तो पेनिट्रेशन बहुत कम है, ये सामने फिगर है देखें। पेनिट्रेशन में अल्फा पार्टिकल जस्ट
पेपर तक, पेपर के अंदर, यानी आप अगर आप पीस ऑफ पेपर रखते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि बीटा पार्टिकल जो है एल्यूमिनियम फाइल तक जा रहा है और गैमा रे फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो लेड ब्लॉक तक जा रही हैं। तो अल्फा की आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, 100 टाइम बीटा पार्टिकल से ज़्यादा है, और इसकी रेंज पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर या 4 टू 10 सेंटीमीटर ड्राई एयर में है। तो फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी ये मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो ये बुलेट प्रॉपर्टीज़ में बता रहा हूँ, बाकी आप अर्ली क्लासेस में पढ़ चुकी हैं। इसी तरह बीटा रेज विच कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी भी आयोनाइजेशन है। जब बीटा रेज को हम ड्राई एयर में से पास करते हैं, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये एयर मॉलिक्यूल में से पास करेगा तो एयर मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा, एयर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ बीटा रेज का कोलिजन होगा, बीटा नेगेटिव रेज का, और वो उस इलेक्ट्रॉन को कूलम रिपल्शन फोर्स के इफेक्ट के तहत नॉक ऑफ करेगी, और एज ए रिजल्ट जब वो इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएगा तो एयर मॉलिक्यूल आयनाइज होता जाएगा। लेकिन ये लाइट पार्टिकल है, इसके अपने पाथ में भी डिफ्लेक्शन आएगी, तो इसका मास भी अल्फा पार्टिकल से कम है और इसका चार्ज भी कम है, तो इसलिए इसका जो आयोनाइजेशन रेट होगा, रेट ऑफ आयोनाइजेशन, वो अल्फा के मुकाबले में 100 टाइम कम होगा, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन जो है वो अल्फा के मुकाबले में 100 टाइम ज़्यादा होगी। यानी अगर एवरेज रेंज ड्राई एयर में अल्फा की 7 सेंटीमीटर है तो बीटा पार्टिकल 700 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और फिर उसके बाद जो है बीटा पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल के किसी पॉजिटिव आयन का हिस्सा बन जाएगा, और वो पॉजिटिव आयन, एयर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आयन इस बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह जिस तरह अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज था, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये एयर से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेगा और न्यूट्रल हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी याद रख लें, अल्फा रेज जो डबल पॉजिटिव चार्ज था ये 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद न्यूट्रल हीलियम एटम बन गया बाय कैप्चरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और बीटा नेगेटिव रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर 700 सेंटीमीटर ये किसी पॉजिटिव आयन, एयर का जो पॉजिटिव आयन होगा उसकी ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा और वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है 0.3 टू 0.99 c है, यानी 0.3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट टू 99% स्पीड ऑफ लाइट तक बीटा पार्टिकल जो है ये वेलोसिटी गेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी याद रख लें बीटा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में बहुत कम है। अदर प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स बनाता है, और बीटा रे से इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन किए जा सकते हैं, ये अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। गैमा रे फोटॉन जो है इसकी सेल्फ आयनाइजेशन नहीं है, गैमा रे फोटॉन का चार्ज नहीं है और इसका रेस्ट मास 0 है। जब इसको आप एयर मीडियम में से पास करेंगे तो ये फोटो एमिशन प्रोसेस के तहत पहले एयर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, कोलिजन प्रोसेस के तहत वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर जब एयर मॉलिक्यूल में से मूव करेगा तो कूलम रिपल्शन फोर्सेस की वजह से एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करता जाएगा, जैसे बीटा नेगेटिव रेज ने किया है। तो इस किस्म की आयोनाइजेशन को कहते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन, यानी डायरेक्ट आयोनाइजेशन गैमा रे फोटॉन नहीं कर सकता क्योंकि उसका नेट चार्ज 0 है। क्योंकि यहाँ पर जो आयोनाइजेशन हमने देखी है, अल्फा के केस में कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, बीटा के केस में कूलम रिपल्शन फोर्सेज हैं, और गैमा के केस में क्योंकि ये चार्जलेस रेडिएशन है तो डायरेक्ट कोलिजन होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन आगे जाके मीडियम के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन। लेकिन इसकी आयोनाइजेशन अल्फा और बीटा के मुकाबले में 100 टाइम कम है। वेरी फ्यू गैमा रे फोटॉन जो हैं वो गैमा आयोनाइज मीडियम को आयोनाइज करती हैं, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेशन में मैंने अभी बताया कि अल्फा पेपर तक रसाई करता है, बीटा एल्यूमिनियम शीट तक, और गैमा रे फोटॉन देखें पेपर में से गुजर के एल्यूमिनियम और फिर लेड ब्लॉक तक जा रहा है और लेड में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। लेड एक बहुत बेस्ट एब्जॉर्बर मटेरियल है। गैमा रे फोटॉन ये बता देता हूँ क्योंकि ये चार्जलेस रेडिएशन है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं। जब अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट होती हैं तो न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं होता, हायर एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो जिस तरह एटम से इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइट होना, हायर क्वांटम स्टेट से लोअर क्वांटम स्टेट में जंप करके आना और एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिट होना, इसी तरह गैमा रे फोटॉन का प्रोडक्शन प्रोसेस भी है कि ये न्यूक्लियस से कैसे एमिट होता है। जब एक्साइटेड न्यूक्लियस
हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करके आता है तो एज ए रिज़ल्ट गैमा रे फोटान प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो ये इसकी प्रोडक्शन थी जो आगे चल के मैं बाद में बताऊंगा। पेनिट्रेशन इसकी 10,000 टाइम अल्फ़ा के मुकाबले में ग्रेटर है। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। मैंने कोशिश की है कि आपको जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको डिटेल में और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का उसको डिटेल में बताया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आप FSC लेवल तक इस बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को, रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को आप FSC BS लेवल, MSc इवन MPhil लेवल तक यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये इल्म होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो कैसे डिस्कवर्ड हुई। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंडीशन ऑफ अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गैमा एमिशन की कंडीशन और कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो अल्फा एमिट करते हैं, बीटा एमिट करते हैं, वो बहुत डिटेल वर्जन में आएगा। सी यू अगेन।